Okay, so let's start next chapter, chapter 2, potential and capacitance. So electric potential and capacitance. First, we need to learn the concept of what is electric potential and potential difference. ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपने ग्रेड 10 के अंदर पढ़ा था, वोल्टेज से रिलेटेड, जहाँ पे ओम्स लॉ वगैरह आता था ग्रेड 10 के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो उसको फिर से हम यहाँ पर समझेंगे कि सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसका बेसिक मीनिंग क्या है, किसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो इसको समझने से पहले हमें क्या जानना जरूरी है, एक सिंपल वर्ड पोटेंशियल का मीनिंग। पोटेंशियल का मतलब किसी चीज को परफॉर्म करने की एबिलिटी। जैसे हम बोलते हैं कि आप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, कि यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, यू कैन डू इट, यू कैन डू दैट, यू कैन, मतलब आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं तो यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, है ना। तो इस तरीके से जनरल आम बोलचाल में हम यूज भी करते हैं इस वर्ड को। तो पोटेंशियल का मतलब है किसी काम को या किसी चीज को परफॉर्म करने की एबिलिटी। ठीक, वो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। दूसरा, इसको और इसकी एनालॉजी और किस तरीके से समझी जाती है, इसको समझा जाता है प्रेशर की जैसे भी। प्रेशर की जैसे कैसे, इन जनरल जब हम बात करते हैं प्रेशर, तो प्रेशर इन फ्लूइड्स, तो हम क्या बोलते हैं कि मान लीजिए दो वाटर टैंक है और दोनों वाटर टैंक कंप्लीट, एक वाटर टैंक कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक, तो होगा क्या, ये जो वाटर टैंक है इसमें इस वाटर के ऊपर क्या लग रहा होगा, एग्जर्ट कर रहा होगा एक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, जिसको ये कर रहा होगा नीचे की तरफ प्रेस कर रहा होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी एक टैंक है, आइडेंटिकल टैंक, और उसको हमने partially fill कर रखा है। So we are having two tanks, one is completely filled, one is partially filled. Now दोनों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वाटर के ऊपर। ठीक है, इसकी ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वाटर पर प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर का। अब अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए, तो यहाँ हमें पता चलेगा कि वाटर इज अबाउट टू फ्लो। किस टैंक से किस टैंक की तरफ होगा, उस टैंक से उस टैंक की तरफ वाटर का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा जिस तरफ प्रेशर ज्यादा है और जिस तरफ प्रेशर कम है। तो कॉमन सेंस से भी हमें समझ में आता है प्रेशर किसका ज्यादा है। सो दिस टैंक 1 इज एट हाई प्रेशर एंड टैंक 2 इज एट लोअर प्रेशर एज कंपेयर टू दिस। सो ऑलवेज रिमेंबर, एनीथिंग विल फ्लो, whether it's energy, whether a charge, whether water, or whatever fluid, or whatever which can flow, always flow from higher concentration, higher pressure to lower pressure। कोई सी भी चीज हमेशा हायर प्रेशर साइड से लोअर प्रेशर की साइड फ्लो होगी। तो यहाँ पर ये प्रेशर इधर है हाई और इसमें प्रेशर है, तो ये तब तक फ्लो होता रहता है जब तक कि, अब ये जैसे यहाँ से इसमें से वाटर फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो इसका लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा तो इधर प्रेशर नीचे की तरफ एग्जर्ट होता जाएगा और इधर ऊपर ये वाटर लेवल बढ़ता जाएगा। And it will, this process will occur till both will be having the equal pressure। दोनों का प्रेशर लेवल जब इक्वल हो जाएगा तो ये पूरा प्रोसेस, फ्लो होने का प्रोसेस रुक जाएगा। तो हम बोलेंगे कि बोथ आर एट सेम प्रेशर, दोनों का प्रेशर क्या है, सेम है। सेम कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ पे वाटर की जगह हम क्या फिल कर दे, चार्जेस, तो हमने बोला ये Q1, Q2, Q3 इस तरीके के चार्जेस इसके अंदर हैं। आप चाहो तो Q इन जनरल लिखना चाहो तो Q लिख दो, है ना, Q4, Q5, ऐसे ऐसे बहुत सारे चार्जेस वी हैव बीन प्लेस्ड इन सर्टेन वेसल। तो अब क्या होगा, इसी तरह से दूसरे वेसल के अंदर भी आप चाहे सिमिलर चार्जेस रखें, अपोजिट चार्जेस रखें, डजंट मैटर, अपने आप सिचुएशन इस तरह की बनेगी। तो समझाने के लिए मैं सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस ही ले रहा हूँ ताकि फ्लो प्रोसेस आपको इजीली समझ में आए। तो मान लीजिए सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस आर फिल्ड एट डिफरेंट लेवल। तो अब क्या होगा, इन चार्जेस का प्रेशर लेवल हाई है तो इसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो इस वजह से ये चार्ज फ्लो होंगे किधर से किधर, हायर कंसंट्रेशन, हायर इलेक्ट्रिक प्रेशर टू लोअर इलेक्ट्रिक प्रेशर। कब तक फ्लो होंगे, जब तक कि दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए, दोनों का इलेक्ट्रिक प्रेशर सेम ना हो जाए, तब तक ये फ्लो होते रहेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे आकर के ये चार्जेस जब इक्वल हो जाएंगे
तो ये फ्लो बंद हो जाएगा, चार्ज फ्लो। तो चार्ज फ्लो होने की जो एबिलिटी है, इस एबिलिटी को ही कि ये चार्ज फ्लो क्यों हो रहा है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसा फेनोमेनन के कारण, उस जिस फेनोमेनन के कारण ये चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, उस फेनोमेनन, उस कॉन्सेप्ट को ही हमने नाम दे रखा है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेसिकली आप सोच सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है, उस इलेक्ट्रिक प्रेशर को ही हमने यहाँ पे बोल रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक काम क्या हुआ, चार्ज को मूव करवाना। इसका मतलब, अच्छा फिर मैंने दूसरी चीज क्या बोली, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, बुक्स वगैरह में डायरेक्टली ऐसा लिखा हुआ और ऐसा समझाया हुआ भी नहीं दिखेगा, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी और सेम लेवल आ जाएगा, यानी कि कंसंट्रेशन सेम हो जाए, ठीक है, जितने भी है इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों तरफ अचीव हो जाए, तो हम बोलेंगे दोनों तरफ का इलेक्ट्रिक प्रेशर सेम हो चुका है, मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे अगर पोटेंशियल कुछ था, एक्स था, तो यहाँ पे भी अब पोटेंशियल क्या हो चुका है, एक्स हो चुका है। अगर ये सिचुएशन होगी तो वो फ्लो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, हम बोलेंगे कि बोथ आर एट इक्वल पोटेंशियल। और जब भी इक्वल पोटेंशियल होगा कोई फ्लो नहीं होगा। इससे क्या चीज समझी, फ्लो तब हो रहा है जब पोटेंशियल में क्या हो, डिफरेंस हो। सो चार्ज कैन मूव ओनली एंड ओनली whenever there is some difference between the potential, पोटेंशियल बोले तो प्रेशर, प्रेशर बोले तो ये देखिए फिर से, ये चार्ज में, चार्ज की कंसंट्रेशन में, यानी कि इलेक्ट्रिक प्रेशर के अंदर डिफरेंस आ गया, तो इसी को बोल रहे हैं। अब इस पूरे को ए वेसल बोल दूं तो इसका इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं वीए से, और इसका इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम बोल रहे हैं वीबी। क्लियरली यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि VA इज ग्रेटर देन टू VB। इसका मतलब देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि VA माइनस VB इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब ऑब्वियसली बात है कि इसकी कुछ, अगर VA ग्रेटर देन VB है तो इसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी, चाहे वो 10 आए, चाहे 5 आए, चाहे 2 आए, कुछ भी, जो भी एक वैल्यू। अगर ये मान लीजिए ये 100 है, 100 वोल्ट है ना, और ये 30 है, तो 100 माइनस 30 आंसर 70 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जब भी VA माइनस VB इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हम बोलेंगे कि देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, एंड व्हेनेवर देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस because of which charge always flow, and this is the most basic concept of flow of charge which constitute the electric current। आपने देखा सर्किट्स के अंदर करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो होने का रीजन क्या है, दिस इज द रीजन कि एक साइड से दूसरी साइड में हमेशा पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस खत्म हो गया तो चार्ज बिल्कुल फ्लो नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं होगी, कोई इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी। वेरी सिंपल। ये सब छोटी छोटी चीजें मैं डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 10th में भी आप लोगों ने चीजें रीड करी हुई होती है, स्टडी करी हुई होती है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है ना, छोटी मोटी चीजें, इसलिए मैं डायरेक्ट भी बता रहा हूँ बहुत सी चीजें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि आप एक बैटरी लगाते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, आप चाहे वॉल क्लॉक लगाएं, उसमें पेंसिल सेल लगाते हैं, उसके बीच में आप जो भी आपका अप्लायंस है, चाहे बल्ब मान लीजिए, वॉल क्लॉक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ लगाते हैं। तो ये जो दो एंड बोलते हैं, आप एक को बोलते हैं पॉजिटिव, एक को बोलते हैं नेगेटिव, ये क्या चीज शो कर रही है, ये चीज शो कर रही है कि यहाँ पर हमेशा पोटेंशियल का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो हम पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं, बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि ये हायर कंसंट्रेशन है इधर की तरफ लोअर कंसंट्रेशन है, तो चार्ज हायर से लोअर की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है, हायर से लोअर की तरफ फ्लो हो रहा है, और इस वजह से यहाँ पर एक करंट बनती। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है चार्ज फ्लो होने का। तो चार्ज जब भी फ्लो होगा उसके लिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट है पोटेंशियल का, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होना। अब इतनी चीज आपको समझ में आई तो एक नॉर्मल थोड़ा सा आपको व्यू मिला कि इन जनरल ये चीजें क्या चल रही है। अभी तक मैंने टेक्निकली डिफाइन नहीं किया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन अभी ये चीजों को इतनों को समझ में आई, ये वाली चीज देखिए। अब तो अब हम यहाँ पे अब डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें इतना तो समझ में आ चुका है
कि पोटेंशियल का डिफरेंस है, उस वजह से यानी कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक प्रेशर है, उस प्रेशर की वजह से चार्ज का फ्लो होना है, और चार्ज का फ्लो होना है इसका मतलब मोमेंट होनी है। प्रेशर जब भी एक्सर्ट होता है वो फोर्स लगाता है पर यूनिट एरिया, किसी एरिया पर, तो फोर्स के कारण मूवमेंट हो रही है। इसका मतलब फोर्स के कारण अगर कोई फ्लो हो, कोई मूवमेंट हो, तो हमेशा एक वर्डन जरूर होता है। तो इस बेस पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल कैपिटल वी, स्केलर क्वांटिटी। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है, मान लीजिए एक सोर्स चार्ज रख रखा है मैंने कैपिटल क्यू, और इसकी वजह से इसकी सराउंडिंग में चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका है, जो रेडियली आउटवर्ड है और स्फेरिकली सिमेट्रिक है। तो ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये क्या शो करने के लिए बनाई है, स्फेरिकल सिमेट्रिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, एक्स डायरेक्शन में ये, ऐसे ये वाई डायरेक्शन में है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है रेडियली आउटवर्ड सभी तरफ, ये इस तरीके से सेंटर से रेडियली आउटवर्ड, और हमेशा कैसे बनी रहेंगी, ये स्फेरिकली सिमेट्रिक। अब क्या किया हमने, हमने बोला साहब कि अगर ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हुआ वो इस सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू के कारण, तो हमने एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि इसकी ये रेंज कहां तक लगती है। तो इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज मैंने बताई थी आप लोगों को, शॉर्ट रेंज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड या लॉन्ग रेंज होता है, क्विकली टेल मी। लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज। और लॉन्ग कहां रेंज तक होती है इसकी रेंज, इनफाइनाइट। आइडियली इनफाइनाइट। इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये कहां जाकर के खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट पे जाके खत्म हो जाएगा। तो यहां पर जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स भी जीरो हो जाएगा। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा, तो इसका मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां किसी चार्ज को रख दूं राइट नाउ में प्लस क्यू नॉट को, जिसको हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट। तो इस पर अभी कितना फोर्स लग रहा है इनफाइनाइट पर, जीरो फोर्स। क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। जैसे ही इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, इस पर क्या लगना चालू हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहां पर इसका क्या चल रहा है अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो इस इनफाइनाइट पे, यानी कि फील्ड के जस्ट बाहर है। अब आप सोचो, जैसे ही मैं इस इनफाइनाइट पॉइंट से फाइनाइट पॉइंट के अंदर आ जाऊं, तो जैसे ही मैं इस प्लस क्यू नॉट को यहां पर लेकर के आऊंगा, क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, इस पर एक फोर्स लगेगा, इस प्लस क्यू नॉट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आते ही, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आते ही, प्लस क्यू के जो सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू, इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी रेंज में आते ही इस पर एक क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, उसी डायरेक्शन में जिधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है इस सोर्स चार्ज के कारण। तो इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा जो इसको वापस से धक्का देने की कोशिश करेगा, अंदर नहीं आने देगा इसको। अगर ये दोनों का चार्ज हमने सेम मान रखा है, ये भी पॉजिटिव प्लस क्यू है और वो प्लस क्यू नॉट है। अब अगर मुझे इसको फर्दर इधर की तरफ लेकर के आना है, तो जैसे जैसे मैं डिस्टेंस इन दोनों के बीच की कम करूंगा, तो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। तो जितनी कम डिस्टेंस फोर्स उतना ही जाता। तो जैसे जैसे मैं पास लाऊंगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब मोर टेंडेंसी इसकी वापस धक्का लगने की होगी, बाहर जाने की होगी। लेकिन फिर भी अगर मुझे इधर लेकर के आना है, तो मुझे मान लीजिए 10 न्यूटन था, 10 न्यूटन से धक्का इधर लग रहा था, और अगर मुझे इसको इधर लेकर के आना है बिना एक्सेलरेशन के, तो बताइए मुझे कितना फोर्स इस 10 न्यूटन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाना चाहिए, क्विकली। हाँ भाई एवरीवन, इस पॉइंट पर प्लस क्यू नॉट है, इस रेंज में आ गया, इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा एफ ई, समझने के लिए मान लिया 10 न्यूटन। मैं चाहता हूं, लेकिन ये इसकी वजह से बाहर जाना चाह रहा है, मैं चाहता हूं इसको मैं इधर लेकर के आना चाहता हूं, तो मैं कितना मिनिमम फोर्स लगाऊं जिससे एक्सेलरेशन तो जीरो रहे। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब एफ नेट जीरो रहे,
और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है या तो v 0 हो या v कांस्टेंट रहे। तो मेरा अभी एम ये है कि मैं इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना चाहता हूं। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाएं तो v कांस्टेंट तब होता है जब एक्सेलरेशन क्या हो, 0। एक्सेलरेशन 0 होने के लिए एफ नेट क्या होना चाहिए, 0। एफ नेट का मतलब है नेट फोर्स 0 होना चाहिए। एक फोर्स 10 न्यूटन इधर लग रहा है तो मुझे इधर कितना एक्सटर्नल फोर्स देना चाहिए, ई एफ एक्सटर्नल 10 न्यूटन। -10। -10 नहीं, ये 10 है तो इधर, हाँ चलो ऐसे भी बोल दो, डायरेक्शन वाइज डायरेक्ट बोल रहे हो तो -10, ठीक है। तो 10 अगर वो +10 है तो -10, इसका मतलब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना है, 10 न्यूटन। उससे क्या हुआ, नेट फोर्स तो कितना हो गया, 0। नेट फोर्स 0 का मतलब नेट एक्सेलरेशन 0, नेट एक्सेलरेशन का मतलब v क्या हो गया, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मैं इसको मूव करवा रहा हूँ और धीरे धीरे पास में ला रहा हूँ। लेकिन पास लाऊंगा तो फिर से क्या होगा, डिस्टेंस कम होगी, कम होते ही फोर्स बढ़ गया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कहीं पे आ गया, इस जगह पर एक्स जो एफ ई यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो मान लीजिए हो चुका है 13 न्यूटन। तो कंटिन्यूएशन में मेरे को वापस रखने के लिए इस पर कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में 13 न्यूटन। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर फोर्स भी मैं चेंज करता जा रहा हूं उसी वे में जिस वे के अंदर मैं इसको लेकर के आ रहा हूं। अब अगर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, ये फोर्स लगाने के कारण, तो क्या हमेशा, क्या ये चीज समझ में आई, क्या ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू नॉट है, इसको क्यू की तरफ लाने के लिए हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है। और ये एक्सटर्नल फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए। ये कितनों को समझ में आ गया ये कहानी, ये कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना है और यहां से यहां तक कोई डिस्टेंस ट्रेवल हुई x, तो इसका मतलब फोर्स लगा, x डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ, तो क्या मुझे वर्क डन करना पड़ा, बिल्कुल करना पड़ा। कितना करना पड़ा, एफ एक्स जितना। मोर अप्रोप्रिएटली बोलूं तो एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, जो भी एक्सटर्नल, जो भी फोर्स हमने एक्सर्ट किया और जो भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ उनके बीच में जो भी एंगल होगा एफ एक्स कॉस थीटा जितना वर्क डन हुआ। अब इसके अगर मैं किसी पॉइंट ए पर इसको ले आऊं तो ये जितना वर्क डन हुआ किस वजह से, क्यू नॉट के फ्लो होने की वजह से। तो उस पर यूनिट अगर क्यू नॉट चार्ज को फ्लो होने में अगर डब्ल्यू वर्क डन किया जाए तो 1 कूलम चार्ज को फ्लो करवाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, W by Q naught. If the amount of work done in moving Q naught charge is W, then how much work would be done to move a unit coulomb charge, one coulomb charge, W upon Q naught, unitary method। 10 में इतना तो 1 में कितना, W upon Q naught, सिंपल। इसी वर्क डन को बोला जा रहा है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। और अब मैं वो डेफिनेशन बता रहा हूं, ये है एक्चुअल कॉन्सेप्ट। और इतना समझने के बाद आपको बस ये डेफिनेशन 10th ग्रेड में और 12th में डायरेक्ट बताई जाती है जो डेफिनेशन अब बन रही है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट कूलम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ डिजायर्ड पॉइंट, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ए पॉइंट तक। मान लीजिए मैं ए पॉइंट तक लाया तो इनफाइनाइट से यहां तक किसी चार्ज को मूव करवाने में, क्यू नॉट चार्ज को मूव करवाने में जो भी वर्क डन परफॉर्म करना पड़ा यूनिट कूलम को, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से मैं बोल रहा हूं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्यू नॉट चार्ज को मूव कराने में अगर डब्ल्यू वर्क डन मूव करना पड़े तो 1 कूलम को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उस अमाउंट ऑफ वर्क डन, किस अमाउंट को, क्यू नॉट को नहीं, यूनिट कूलम को, 1 कूलम चार्ज को ट्रेवल करवाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन परफॉर्म करना पड़ेगा उसको, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। इफ क्यू नॉट की वैल्यू अगर मैं 1 कूलम कर दूं, इफ क्यू नॉट, डब्ल्यू को मैं मान लीजिए डब्ल्यू क्यू नॉट बोल दूं, इफ 1 कूलम चार्ज हैज बीन मूव and W Q naught amount has been performed to move the unit coulomb charge till point A from infinity, then this amount of work done W Q naught is called the electric potential at that point। और अब मैं इसको properly लिख भी देता हूं
ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए एक मिनट मैं रब कर दूं फिर लिखता हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया है और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर रहा हूँ सर कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। अब एट ए पॉइंट यहाँ पे जैसे मैंने बोल रखा है ए पॉइंट पर कैपिटल क्यू चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हम वीए बोल रहे हैं और इस वीए को हम डिफाइन करने वाले हैं। सर कैसे डिफाइन करते हैं? the amount of work done the amount of work done to bring bring का बेसिक मीनिंग क्या होगा? मूव ही होगा। to bring or move a unit positive test charge या unit positive charge from infinity to a desired point is called electric potential at that point due to a given source charge. The amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to a desired point in the electric field of source charge क्योंकि कौन सा इलेक्ट्रिक किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आ रहे हैं? सोर्स चार्ज क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लेकर के आ रहे हैं सर। ठीक है। So the amount of work done to bring a unit positive source charge from infinite to a desired point in the electric field of source charge is called the electric potential at that point due to the given source charge. अब given source charge पहले लिख चुके हैं तो आप ये यहां तक लिख लीजिए, ये खत्म। So let plus Q naught charge is brought or moved from infinite to point A in the electric field of source charge Q plus Q, and let the W amount of work done work is to be done for this then यूनिटरी मेथड से मैं इसको क्या लिखूं? then to move Q naught charge amount of work done कितना हुआ भाई? जल्दी से बताइए। Q naught चार्ज को अगर मैंने मूव करवाया at point A to move charge Q naught charge amount of work done charge till point A from infinity, then amount of work done कितना हुआ? कैपिटल W। ढंग से देख लीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, Q नॉट चार्ज को यहां से यहां तक लेकर के आए, कितना वर्क डन मैंने माना है? W माना है। लेकिन डेफिनेशन क्या बोल रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने के लिए। यूनिट पॉजिटिव का मतलब +1 कूलम को मूव करवाने में जितना वर्क डन होगा उसको उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। सो सिंस देयरफॉर टू मूव +1 कूलम चार्ज, amount of work done required will be W upon Q naught, and this is called as electric potential.
So what do we get the definition? Electric potential is equal to amount of work done per unit charge जिसको आप मूव करवा रहे हो. So V is equals to, mathematically we define W by Q. V is equals to W by Q. हाँ भाई, ये पूरी डेफिनेशन कितनों को अच्छे से क्लियर हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन. What should be the SI unit? What should be the SI unit of electric potential? Volt. SI unit is volt, named after the scientist, Italian scientist Alessandro Volta. ठीक है, इसकी अगर फॉर्मूले वाइज SI यूनिट बोलूं तो क्या हो सकती है, और इस फॉर्मूले से बताइए वोल्ट के अलावा. जूल पर कूलम. वेरी गुड, जूल पर कूलम. सो SI यूनिट इज वोल्ट. सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ कैसी क्वांटिटी? स्केलर. इज स्केलर क्वांटिटी. Next point, what should be the dimensional formula of P? Quickly, I am giving you 10 seconds. Do it fast and tell me then. तो देखिए, कुछ ने ये बताया, कुछ ने ये बताया, बड़ा सिंपल है ना. तो किसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए? W और Q का डायमेंशनल फॉर्मूला. W का फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L2 T-2. Q का फॉर्मूला क्या होता है? A1 T1. इसको ऊपर भेज दो और आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया. M1 L2 T-3 A-1 is the dimensional formula. So this is the dimensional formula. ठीक है, कितनों को यहाँ तक सारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है? नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. अब ये सब कुछ समझ में आ गया तो पूरा अच्छे से समझ में आएगा आपको.